नमस्कार दोस्तों। जैसा कि आप सभी जानते हैं, जुलाई का जो नेट का एग्ज़ाम था वो तो हो चुका है। अगस्त के अंदर 3 डेट और है जिसमें आपका फ़िलॉसफ़ी का एग्ज़ाम भी होने वाला है। फ़िलॉसफ़ी के अलावा भी और भी सब्जेक्ट्स हैं। मैंने आपसे पहले भी कहा था कि फ़िलॉसफ़ी का एग्ज़ाम मे बी पॉसिबल 13 तारीख को हो सकता है, 13 अगस्त को। 5 अगस्त के आसपास उसका टाइम टेबल शेड्यूल आ जाएगा, तो आप देख लीजिएगा एक बार। आज का जो बेसिक टॉपिक है वो ये है, जो मुझे आपसे डिस्कस करना था कि जो जुलाई में एग्ज़ाम हुआ नेट का, उसका पैटर्न लगभग कैसा रहा? क्या वो ईज़ी था? क्या वो मॉडरेट था? या वो बहुत ज़्यादा टफ था? क्या रहा? पेपर फर्स्ट में ऐसे क्या स्ट्रेटजीज़ थी जो वहाँ पूछी गई, या फिर पेपर फर्स्ट का लेवल कैसा था? पेपर सेकंड तो देखिए सब्जेक्ट वाइज़ वेरी करता है, बट फिर भी एक हम एक कंक्लूज़न अगर निकालें कि यार ठीक है, इनका लेवल क्या रहा? हमें अपनी रणनीति में क्या-क्या चेंजेस करने पड़ेंगे? तो उसके लिए आज हम डिस्कस करेंगे। दूसरी बात, जैसे ही आपका ये एग्ज़ाम क्लियर हो जाएगा, जैसे ही आपका एग्ज़ाम हो जाएगा, तो 16 अगस्त से हम इसके नए बैच शुरू करेंगे। 15 या 16 अगस्त से, 15 का छुट्टी रहती है, इसलिए 15-16 अगस्त से हम नया बैच शुरू करेंगे। स्क्रीन पे आपको दिख भी रहा होगा, तो इसमें आप एडमिशन ले सकते हैं। तो इसमें क्लासेस हैं, आपकी स्टडी मटेरियल है, स्टडी मटेरियल के अंदर डिस्क्रिप्टिव नोट्स हैं, वन लाइनर्स हैं और माइंड मैप है। हम कोशिश करेंगे लाइव क्लासेस भी फिर से हम वीकली शुरू कर सकें, क्योंकि लाइव क्लासेस में दिक्कत रहती है कनेक्टिविटी की। बहुत सारे बच्चे जो हैं रूरल एरिया के हैं या ऐसे एरिया के हैं जहाँ कनेक्टिविटी की समस्या है, तो वो बड़े इरिटेट हो जाते हैं उससे फिर। इसलिए हम लाइव पे थोड़ा कम ध्यान देते हैं, बट मे बी पॉसिबल हम शुरू करेंगे इसे फिर से। क्योंकि 2012 से जब हम शुरू कर रहे हैं, 2012 से जब हम पढ़ा रहे हैं, तो स्टार्टिंग में हमने ये चीज़ करके देखी हुई है, इसमें बहुत समस्या आती है। बात करें कि जो जुलाई का जो पेपर पैटर्न था, जुलाई के अंदर जो एग्ज़ाम हुआ, उसका लेवल क्या था? देखिए, पेपर फर्स्ट, मैं कहूँ कि पेपर फर्स्ट ने थोड़ा-सा चौंकाया भी है, और पेपर फर्स्ट ने कुछ लोगों के चेहरे पर स्माइल भी दी है, खुशी भी दी है। पेपर फर्स्ट जैसा हम इमेजिनेशन कर रहे हैं, जैसे हम कल्पना कर रहे हैं, वैसा टफ नहीं था, उतना मुश्किल नहीं था। नॉर्मली ये देखा गया कि 2 एग्ज़ाम एक साथ कंडक्ट करवाए जा रहे हैं, 2 साइकल्स को मर्ज करके एग्ज़ाम लिया जा रहा है, तो फर्स्ट पेपर बहुत टफ बना दिया जाएगा, जिससे लोगों के क्वेश्चन हिलेंगे ही नहीं, बट ऐसा नहीं था। अगर मैं 50 क्वेश्चंस का एवरेज निकालने की कोशिश करूँ, तो 50 क्वेश्चंस में से तकरीबन, मैं ये नहीं कह रहा कि सभी पेपर में ऐसा था, बट तकरीबन 30 क्वेश्चन ऐसे थे हर पेपर के अंदर। 30 क्वेश्चन मतलब आप मान के चलिए 60% के आसपास एवरेज हो गया आपका। 30 क्वेश्चन ऐसे थे जिसमें बहुत ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं थी। अगर आपकी स्ट्रेटेजी सही है, अगर आपने पढ़ाई सही ढर्रे से करी है, अगर आपकी रणनीति सही थी, आपने अगर हर चीज को छुआ है, हर चीज को पढ़ा है, तो ये 30 क्वेश्चन ऐसे थे जो इजीली आप इसे कवर कर सकते हैं। दूसरा, गवर्नमेंट की करंट स्कीम्स के ऊपर क्वेश्चंस पूछे गए, चाहे वो एनवायरमेंट से संबंधित हो, चाहे वो टेलीकॉम से संबंधित हो, चाहे वो सोशल अवेयरनेस से संबंधित हो। यहाँ करंट के क्वेश्चंस बहुत ज्यादा पूछे गए। नॉर्मली पैटर्न देखा जाता है कि यहाँ पर प्रीवियस मतलब पुरानी करंट अफेयर पूछी जाती है। साहब, मान लीजिए 1980 के अंदर कोई ऑर्गेनाइजेशन स्थापित होती है तो उसके बारे में हमसे पूछ लिया। पुरानी कोई योजना होती है तो किस विभाग से संबंधित है, रिलेटेड टू विच डिपार्टमेंट, वो पूछ लिया। बट इस बार एक थोड़ा सा ही चेंज देखा गया कि करंट के क्वेश्चंस को ज्यादा तवज्जो दिया जा रहा है, करंट अफेयर्स के क्वेश्चन को ज्यादा तवज्जो दिया जा रहा है। तो इसमें आता है कि अब हम इसमें क्या करें। ज्यादा कुछ नहीं करना है, एनवायरमेंट करंट अफेयर्स आप उठाइए, गूगल पे जाइए, गूगल पर आपको मिल जाएंगे। वहां पर जो स्पेशली स्पेशली गवर्नमेंट की कोई स्कीम्स है अगर एनवायरमेंट से संबंधित, तो उन स्कीम्स को आप शॉर्ट लिस्ट कर लीजिए बस। टेलीकॉम से रिगार्डिंग अगर कुछ है तो आप उसको निकाल लीजिए। आईटी से रिगार्डिंग कुछ नई स्कीम आई है तो आप उसको निकाल लीजिए। ज्यादा उसको ब्रीफ डिस्कशन में नहीं पढ़ना है, डिस्क्राइब नहीं करना, जस्ट ब्रीफली उसको पढ़ना है। ये स्कीम थी, बात खत्म, ये स्कीम थी, बात खत्म, इससे रिलेटेड थी, बात खत्म। तो ये आपके लिए एक बहुत बड़ा बेनिफिट हो सकता है। अगर मैं मैथ्स और रीजनिंग छोड़ भी देता हूं, तो भी पेपर फर्स्ट इस बार आपके लिए बहुत ही अच्छा संदेश लेकर आया है कि हाँ, आप इसमें अच्छा स्कोर कर सकते हैं। पेपर सेकंड की अगर कंपेरेटिवली मैं बात करता हूं, मैंने अगर मान लीजिए मैंने 40 पेपर देखे, अगर मान लीजिए, ठीक है, 82 सब्जेक्ट्स में से मैंने 40 पेपर को अगर देखा, उनकी स्टडी करी, तो मैंने सभी से एक ही डिस्कशन किया या सभी से एक ही रिव्यू निकल कर बाहर आया कि सर पेपर थोड़ा सा टफ था, पेपर थोड़ा सा टफ था।
टफ इन द सेंस क्या था, अगर मैं उसकी गहराई में जाने की कोशिश करूं तो वो कहेंगे कि पेपर सर ट्रिकी था, ट्रिक्स के ऊपर बेस्ड है पूरा पेपर, इस बार ऐसा हुआ है। तो जो हम सोच रहे थे कि पेपर फर्स्ट को ज्यादा टफ बनाया जाएगा, वो चेंज करके पेपर सेकंड के ऊपर अगर बेस्ड हो गए हैं, पेपर सेकंड अब ट्रिकी हो गया है, पेपर सेकंड थोड़ा सा टफ हो गया है। तो क्या किया जाए, पेपर सेकंड में एक चीज ये नई देखने को मिली कि इस बार भी पेपर सेकंड के अंदर जो हमेशा होता है, जो चिरकाल से होता आ रहा है, वही हुआ। 30 to 35 क्वेश्चंस जो थे वो प्रीवियस पुराने क्वेश्चंस ही थे, जो ट्रेडिशनल क्वेश्चंस हैं वही पूछे जा रहे हैं। तो हम ये उम्मीद करेंगे, कल्पना करें कि फिलॉसफी के अंदर भी ऐसा ही होगा, पहली बात। दूसरी बात ये देखी गई इसके अंदर कि इस बार नए क्वेश्चंस की तादाद ज्यादा या बहुत ज्यादा थी। नए क्वेश्चंस भी ऐसे जो शायद मेरे लिए अनछुए हों, ऐसे नए क्वेश्चन मेरे लिए इन द सेंस जो एग्जाम देंगे बच्चे, उनका ये रिव्यू था कि सर कुछ क्वेश्चंस तो ऐसे थे जो हमने कभी देखे ही नहीं, हमने कभी पढ़े ही नहीं, हमने कभी सुने ही नहीं। ये क्वेश्चंस भी वहां पूछे जा रहे हैं। तो ओवरऑल अगर देखा जाए तो जो बात मैं आपको बहुत पुराने टाइम से, बहुत लंबे टाइम से कह रहा हूं, यूनिट वाइज अपनी स्ट्रेटेजी बनाइए कि साहब मुझे 10 में से ये 6 यूनिट तो मेरी कंफर्म है, यहां से मुझे क्वेश्चंस नहीं छोड़ने हैं। 2 यूनिट जो बचती है वो थोड़ी सी मॉडरेट है, उसके अंदर मुझे दिमाग लगाना है, और बाकी के 2 में मुझे तुक्का लगाना है। तुक्का लगाने की ट्रिक भी पिछली बार मैंने आपको बताई थी। जब एग्जाम आपका हो चुका हो, मतलब आधा 2 घंटा या मान लीजिए आपका ऑलमोस्ट आधा घंटे का समय बच गया है, और तकरीबन 25-30 क्वेश्चंस मेरे बच गए हैं जो मुझे बिल्कुल नहीं आते हैं, मुझे नहीं आते, मैंने कहीं पढ़े भी नहीं है, छोड़ना नहीं है क्वेश्चन को। अब क्या करें, उनको फिक्स कर लीजिए बी और सी, बी और सी, या तो सारे के सारे बी कर दीजिए या सारे के सारे सी कर दीजिए। अगर उन 25 क्वेश्चंस में से मान के चलिए 10 क्वेश्चन भी आपके सही हो गए तो 20 नंबर आपको मिलेंगे, और जेआरएफ या नेट निकालने के लिए 20 नंबर बहुत ज्यादा होते हैं, आप आसानी से पार कर सकते हैं। उम्मीद कीजिए कट ऑफ गई 150 नंबर और आपने वो 25 क्वेश्चन छोड़ दिए और आपके नंबर आ रहे हैं मात्र 135। अगर वो 10 क्वेश्चन और जुड़ जाएं तो नंबर हो गए 155, 155। नेट निकल गया। कहने का मतलब अब ये रणनीति पर आपको काम करना पड़ेगा। पहली बात, क्वेश्चंस नहीं छोड़ने हैं। दूसरी बात, क्वेश्चंस नहीं छोड़ने तो आंसर क्या लगाएं, बी और सी। आप अपने हिसाब से फिक्स कर लीजिए, मैं ये नहीं कह रहा, आप मेरी बात फॉलो कीजिए, मैं मेरे एक्सपीरियंस के बेस पर कह रहा हूं। आप पिछले 20 साल का क्वेश्चन पेपर उठा के देखिए, बी और सी की तादाद सबसे ज्यादा है सही होने की, इसलिए मैं आपसे कह रहा हूं बी, बी सी, बी सी, बी सी सबसे ज्यादा पूछे जाते हैं। ठीक है, तो बी सी को आप लगा सकते हैं, या तो बी लगा दीजिए या सी लगा दीजिए। दूसरी बात ये हो गई। तीसरी बात, क्वेश्चंस को करने से पहले थोड़ा सा दिमाग लगाइए। बच्चों के सामने एक सबसे बड़ी समस्या क्या रही इस बार, सर वो पूछ रहा है इनमें से कौन नास्तिक दार्शनिक नहीं है, और मैं लगा कर आ रहा हूं 4 बार तो नास्तिक है 4 बार, क्योंकि उसने पूछा नास्तिक कौन है। नहीं नहीं नहीं, उसने पूछा नास्तिक कौन नहीं है। क्वेश्चन मैंने ढंग से नहीं पढ़ा, तो थोड़ा समय लगाइए पहले क्वेश्चन पढ़ने में। केवल क्वेश्चन कुछ भी पढ़ते ही आंसर मत लगा दीजिए। तीसरी बात, ऑनलाइन है, अगर ट्रिक लगा भी दिया मैंने कि साहब इसका आंसर बी है लेकिन मुझे डाउट है, तो उसको ट्रिक लगा लीजिए, उसको एक निशान लगा लीजिए कि मैं इसको बाद में देखूंगा। वो भी ऑप्शन आपके पास होता है एग्जाम के अंदर कि मैं इसको बाद में देखूंगा, कंफर्म नहीं है मेरा भी, मैं बाद में चेक करूंगा। फाइनली क्या होता है, आपकी स्क्रीन के साइड में वो सारे क्वेश्चंस आ जाते हैं जो आपने किए हैं और जो आपने डाउटफुल में डाले हैं, तो डाउटफुल को वापस चेक कर लेंगे हम बाद में जाके। तो ये भी आप हमेशा याद रखिएगा। पेपर फर्स्ट के लिए मैं यही कहूंगा, थोड़ा सा करंट अफेयर्स के लिए अपग्रेड हो जाइए अगर आप मैथ्स और रीजनिंग से दूर हैं। हाँ, अच्छी बात, मैथ्स और रीजनिंग इस बार टफ नहीं थी, बहुत आसान थी। अगर आपको कुछ थोड़ा बहुत भी आता है मैथ्स रीजनिंग में तो आप वो क्वेश्चन सॉल्व कर देंगे। सीक्वेंस या सीरीज आपसे पूछी जा रही है, पाई चार्ट आपसे पूछा जा रहा है, तो नॉर्मल क्वेश्चन से ज्यादा टफ नहीं आए हैं, आप कर सकते हैं। तो आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। लगभग 13 अगस्त के आसपास फिलॉसफी का पेपर होगा, ये मेरा अजम्पशन है, मैं ये नहीं कह रहा कि जो मैंने कह दिया वही सत्य है, ये मैं मान रहा हूँ ऐसा कि होगा। तो देखते हैं कब होता है। तो 5 तारीख के आसपास या 5 तारीख के बाद आपके परमिशन लेटर्स या जो भी आपका डेट होगा एग्जाम का वो डिक्लेयर कर दिया जाएगा। तो ज़्यादा समय नहीं है अब हमारे पास, तो अब आप रिवाइज 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 कीजिए। जो मैंने आपको वन लाइनर्स दिए हैं आप उनकी ज़्यादा तैयारी कीजिए। जो मैंने आपको नोट्स दिए हैं आप उनको, जो डिस्क्रिप्टिव नोट्स हैं उनको एक बार साइडलाइन कर दीजिए। जो कुछ यूनिट्स के माइंड मैप्स मैंने आपको दिए हैं आप उनकी तैयारी कीजिए, और उसके बाद देखते हैं क्या होता है। तो
बहुत बहुत शुभकामनाएं आप सभी को अपने एग्ज़ाम के लिए।